Good morning. How are you? हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मेंटर टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार शुक्ला। आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर 1 के यूनिट 2 में जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के नाम से यूनिट है उसमें हम लोग थिंकर्स की बात करेंगे। उसमें से पहला थिंकर जो मैंने लिया है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर लिया है। एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरी का नाम है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, जिसे हम लोग इंग्लिश में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहते हैं। शॉर्ट में मैंने एसएमटी लिख दिया है। तो अगर मुझे कहीं वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत या साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आगे यूज करना रहेगा तो मैं एसएमटी वर्ड का यूज करूंगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज कि एफ.डब्ल्यू. टेलर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए साइंस को कहने वाले व्यक्ति थे। हालांकि इन्होंने ये कहा था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये अभी तो साइंस नहीं है, लेकिन आगे चल के ये साइंस बन जाएगा। ओके, तो जिससे जब कभी जो क्राइसिस का एज था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कि क्या अपना सब्जेक्ट के रूप में एक रेलिवेंस खो देगा, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी प्रोफाउंडेड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर इसने बहुत हेल्प किया था। और उसके बाद से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट अपने आप को लगातार इवॉल्व करता गया और आज दुनिया के हर क्षेत्र में आप लोक प्रशासन को पाते हैं। ठीक, तो क्या है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत? तो देखिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर का कहना है कि किसी भी कार्य को करने के कई तरीके हो सकते हैं। ये आप अपने डेली लाइफ में भी देखते होंगे कि आपके पास एक कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आपके पास कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो सारे तरीके में से कोई एक तरीका होगा जो बेस्ट होगा। होता नहीं कि लोग कहते हैं यार ये वाला तरीका बेस्ट है ना? उसी तरह से एफ.डब्ल्यू. टेलर का कहना है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई एक जो सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है वही कहा जाएगा उसका कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है। तो पहली चीज, एफ.डब्ल्यू. टेलर के अकॉर्डिंग किसी भी काम को साइंटिफिक वे में करने के लिए जो बेस्ट अवेलेबल मेथड होता है, अगर उसको अपना के आप करते हैं, ये आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट है। तो क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट? किसी कार्य को सर्वश्रेष्ठ विधि से करना ही वैज्ञानिक प्रबंधन है या यही कार्य का विज्ञान है। एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं कि जैसे सभी विषयों का अपना विज्ञान होता है, ऐसे कार्य का भी विज्ञान होता है। और कार्य का विज्ञान क्या है? कि किसी कार्य को जो बेस्ट अवेलेबल मेथड है उससे किया जाए। फिर वो कहते हैं कि साइंटिफिक, ये तो मैंने आपको एक लाइन में डिफिनेशन बता दी, लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर इसे बहुत ही एक एलोबरेटिव वे में बताते हैं कि जब मैं कहता हूं साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसका मेरा कहने का अर्थ क्या है। तो मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है। जैसे पहला वो काम कहते हैं कि कार्य का मापन, मेजरमेंट ऑफ द वर्क। जो आपको काम करना है एग्जैक्टली आप फिक्स तो करिए कि ये काम है क्या, कितना टाइम लेगा। जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें एक मोटा मोटा आप समय लेके चलते हैं, 1.5 साल का समय लगेगा, है ना? या आप XYZ कोई भी काम करते हैं, यार मैं अभी कोई बिजनेस डाल रहा हूं तो मैं होप करके चलता हूं कि 6 महीने बाद थोड़ा लोग जानेंगे, 1 साल बाद मेरे कस्टमर आना शुरू होंगे, तो मैं मान के चलता हूं कि 1 साल तक मुझे प्रॉफिट नहीं होना है, तो मैं अपने कार्य को फिक्स इस हिसाब से करूंगा कि 1 साल तक मैं घाटा उठा सकता हूं। तो क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो पहला नियम है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ द वर्क। कार्य का मापन, जो भी आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कैरियर चूज करना है, तो पहले आप अपनी प्रॉब्लम को एग्जैक्टली फिक्स करें कि ये मुझे करना है। अगर कार्य का मापन नहीं होगा तो कार्य कभी बेस्ट वे में फिनिश ही नहीं हो सकता। जो दूसरा बात है ये है कि जब आप कोई गोल डिसाइड करते हैं तो वो गोल एक बड़ा गोल होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे भी पार्ट्स होते हैं। तो आप क्या करें, आपका जो वर्क है उसका क्या करें, उसको उप कार्यों में बांटे। कार्य को उप कार्यों में बांटना, सब डिवीजन ऑफ द वर्क। पहला काम क्या किया, मेजरमेंट ऑफ द वर्क, और दूसरा काम क्या किया, सब डिवीजन ऑफ द वर्क। जैसे आपको प्रिपरेशन करनी है तो ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं यार प्रीलिम्स के लिए हम 5 महीने देंगे, मेंस के लिए हम 8 महीने देंगे और इंटरव्यू के लिए हम 1.5 से 2 महीने देंगे। तो आपने क्या किया, अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। फिर उसमें और माइनर आप कैटेगरी करेंगे कि यार प्रीलिम्स के लिए मैं ऐसा करूंगा कि ज्योग्राफी, ईवीएस, साइंस टेक, करंट अफेयर्स, इनमें मैं अपना 45% अटेंशन एंड एनर्जी लगाऊंगा, बाकी जो बचे उनमें अपनी 55% एनर्जी और टाइम लगाऊंगा। तो जैसे आपने अपने प्रिपरेशन को देखा कि पहले आपने फिक्स किया कि एग्जैक्टली मुझे ये करना है, यूपीएससी मतलब यूपीएससी प्रॉब्लम फिक्स कर दी। सेकंड, मैंने अपने काम को इजी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कार्य का उपकार्यों में बांटना हो गया। उसके आधार पे कहते हैं ये उसके बाद कि प्रत्येक कार्य में लगने वाले समय, थकान और लागत का अध्ययन। कि जब आप कोई काम करने वाले हैं तो पहले इस बात की स्टडी कर लें कि ये पर्टिकुलर टास्क
कितना टाइम कंज्यूम करेगा, कितना फटीग होगा मुझे, कितनी थकान होगी और इसमें कितनी कॉस्ट मुझे बियर करनी है ना। तो अगर इस चीज का प्लान्ड वे में स्टडी किए होंगे तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप प्रिपरेशन के लिए लेके हो, चाहे आप बिजनेस को लेके हो, चाहे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो। आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि जो भी आप काम करने वाले हैं या अपने जो पर्सोनल से कर्मचारियों से करवाने वाले हैं, तो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर टास्क में कितना टाइम लगेगा, कितना फटीग या एनर्जी लेवल किस लेवल का चाहिए और उसमें कॉस्ट क्या आने वाली है। क्योंकि तभी जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी तभी अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को आप जस्टिफाई कर पाएंगे। अगर यही स्टडी नहीं करेंगे तो पता चलेगा आपने डिसाइड किया कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में 5 रुपए में बेचूंगा और आपने स्टडी किया नहीं था, बाद में आपको ये पता चला कि यार इसको तो बनाने की कॉस्ट ही 6 रुपए आ रही है। तो जिस चीज को बनाने की कॉस्ट ही 6 रुपए आई और 5 रुपए में बेचोगे तो दुकान बहुत ही जल्दी बंद हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जो भी काम किया जाना है उसमें जितना टाइम लगना है, जितनी कॉस्ट लगनी है, जिस लेवल का एनर्जी चाहिए या फटीग जिस लेवल का हो जाएगा, उसका हमें प्रॉपर वे में स्टडी होना चाहिए, तभी हम अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई कर पाएंगे। जो चौथा पॉइंट है वो कहते हैं कि इन सब के लिए जरूरी है, इसी में से मिलता जुलता एक वर्ड है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का मतलब होता है एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश अ पर्टिकुलर टास्क। किसी काम को करने के लिए जो औसत समय होता है उसे हम लोग टेक्निकली FW टेलर के अकॉर्डिंग दैट इज सोल्डरिंग। यहां मैंने एक वर्ड और लिखा है डेलिबरेट सोल्डरिंग। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक पीस आपको 2 पीस आपको बनाने हैं, शूज बनाने हैं, उसमें मान लेते हैं कि 2 पीस का टाइम है 2 आवर, ये सोल्डरिंग है एग्जैक्ट। ओके, अब कुछ वर्कर क्या होंगे कि पता चलेगा कि वो 15 मिनट चाय पीने में लगा रहे हैं, 10 मिनट वो पानी पीने चले गए, 5 मिनट वो गुटखा खा रहे हैं, XYZ। ओके, तो वो क्या रहा है, वो टाइम को जबरदस्ती किल कर रहे हैं, उसको बोला जाता है डेलिबरेट सोल्डरिंग। तो एक अच्छे मैनेजर होने के नाते आपको ये तो पता होना चाहिए कि सोल्डरिंग क्या है। सोल्डरिंग मीन्स वाजिब समय जो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं डेलिबरेट सोल्डरिंग तो नहीं हो रही, आपके जो एम्प्लॉइज हैं कहीं जानबूझ के समय तो नहीं तोड़ रहे हैं। इसके बाद क्या करें, इन सब के लिए जरूरी है कि आपके जो एम्प्लॉइज हों उनका जो सिलेक्शन हो वो साइंटिफिक वे में हो। तो क्या है, वैज्ञानिक आधार पर कार्मिकों का चयन। अब पता चले कि आपको किसी से लेना है सॉफ्टवेयर का काम, ओके, अब आपने किसी प्लम्बर वाले को बिठा दिया है, वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो राइट पर्सन इन द राइट प्लेस एंड राइट थिंग इन द राइट प्लेस। सही जगह पर सही वस्तु होनी चाहिए और सही जगह पर सही व्यक्ति होना चाहिए। हालांकि ये जो मैं 2 वर्ड बोला ये FW टेलर के नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर कार्मिकों का चयन यही कहता है कि जिस तरह के हमें टास्क को पूरा करना है हमारे एम्प्लॉइज भी उसी आधार पे होना चाहिए, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना चाहिए। ये कुछ वो चीजें हैं जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर में सेम मिलेंगी। और वैसे भी अगर आप छोटा सा दुकान भी चलाते हो, आपने कोई लड़का काम के लिए रखा है, तो उसमें ये भी देखते हो कि लड़का कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब कस्टमर सामान मांगता है बार बार तो वो इरिटेट होने लगता है, या एक बार अंदर कुछ सामान निकालने जाता है तो 2 घंटे में निकल के आता है, कहीं ऐसा चीज तो नहीं कर रहा है ना। आप अगर छोटा सा भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, शॉप चलाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय हो उसका सिलेक्शन हमने बहुत सोच समझ के किया हो, और उसे FW टेलर कहते हैं कि अपने आप जो एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करें वो साइंटिफिक वे में करें। तो लिखिए सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ऑन द साइंटिफिक मैनर। इसके बाद वो कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहती है कि हार्मोनी इन प्लेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कि कई बार क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो एक तरह से एंटी मैनेजमेंट फीलिंग रखते हैं, या जो मैनेजमेंट होता है वो वर्कर्स के प्रति अच्छी भावना नहीं रखता है, तो उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारा टाइम, कॉस्ट, एनर्जी इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में चली जाती है। तो FW टेलर कहते हैं कि हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चाहिए, हार्मोनी चाहिए। अभी मैं आगे बताऊंगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट के स्थान पर हार्मनी कैसे आएगी, संघर्ष के स्थान पर सौहार्द यानी हार्मनी कैसे आएगी। फिर वो कहते हैं कि हमें हमेशा अधिकतम उत्पादन की ओर सोचना चाहिए। अब ये संघर्ष के स्थान पर सौहार्द कैसे आएगा, उसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे बोलते हैं मेंटल रिवोल्यूशन या मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति का मतलब होता है, इसी को FW टेलर ने प्रबंधन की आत्मा कहा है। दिस इज मेंटल रिवोल्यूशन इज सोल ऑफ द मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू FW टेलर। और ये है क्या, दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज एंड पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स टू द मैनेजमेंट।
अभिवृत्ति में परिवर्तन या सकारात्मक अभिवृत्ति, यानी जो मैनेजमेंट हो वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो कार्मिकों को लेके, इसी तरह जो कार्मिक हो वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो मैनेजमेंट को लेके। तो एक दूसरे को शक की भावना से देखने के बजाय वर्कर्स मैनेजमेंट की ओर पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और मैनेजमेंट वर्कर की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, तो इससे जो एनवायरनमेंट बनेगा वो बहुत हेल्दी होगा और हेल्दी एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली आप प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो क्या है मेंटल रिवॉल्यूशन? एक दूसरे को एक दूसरे के नजरिए से देखना, है ना। अब इसके अलावा जो ये हमने समझ लिया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है एफडब्ल्यू टेलर की एसएमटी, वो बेसिकली क्या है, मैंने 7-8 आपको ये पॉइंट के द्वारा बताया। फिर आगे वो कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी तब तक सक्सेस नहीं हो सकती जबकि एम्प्लॉइज उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी ना मिली हो। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि अगर मुझे इस बात का डर है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं कभी मुझे फायर कर सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा इस कोशिश में रहूंगा कि इन केस ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे फायर करे, काम से निकाले, तो मुझे दूसरी जगह काम मिल जाए। तो मैं एकदम 100% डेडिकेट कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं हो पाऊंगा। तो सोचिए जरा, आपके दुकान, शॉप, कंपनी, ऑफिस, XYZ कुछ भी हो, वहां पर काम करने वाले लोग अगर इस भावना से ग्रस्त हो कि कभी भी उनको निकाला जा सकता है, तो आपके ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी अपना बेस्ट नहीं दे सकते। और जब तक आप अपने एम्प्लॉय से बेस्ट नहीं ले रहे हैं तो आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो ही नहीं सकता है। इसलिए क्या चाहिए कि आपके यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का फिर वो सोल्यूशन बता दे कि एफडब्ल्यू टेलर की खासियत क्या है, जो भी बात बोलते हैं उसका बहुत साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हैं, ओके। इसीलिए इनकी थ्योरी को ही कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो कहते हैं कि अपने जो वर्कर्स हों उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी होनी चाहिए। वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे होगी? लाभ में बंटवारे का सुझाव दिया। इन्होंने क्या कहा, एक तो आप फिक्स सैलरी दीजिए 4000, जैसे आपने देखा छोटे वर्कर जो होते हैं जो एकदम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उन्हें 4000 5000 रुपए की फिक्स सैलरी होगी। उसके बाद आप क्या करिए, जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, जैसे हम लोग इकोनॉमी के लैंग्वेज में डिविडेंड बोलते हैं, लाभांश बोलते हैं। तो कैसे आएगी इकोनॉमिक सिक्योरिटी? वो कहते हैं एक तो आप फिक्स सैलरी दीजिए और दूसरा एलोकेशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द वर्कर्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द वर्कर्स, इस तरह से आएगा। फिर वो कहते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो ये दो तरह से डिवाइड किया जाए, फोरमैन को भी दिया जाए और एम्प्लॉइज को भी दिया जाए। फोरमैन को आजकल हम लोग सुपरवाइजर बोलते हैं, ये समझ लीजिए। जो सुपरवाइजर होता है वो दोनों को कनेक्ट करता है। तो एक सुपरवाइजर के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, तो जब कभी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ना केवल एम्प्लॉइज को प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन मिले, एलोकेशन मिले, बल्कि वो जो एम्प्लॉइज जिस फोरमैन इस सुपरवाइजर के सुपरविजन में काम कर रहे हैं उस फोरमैन को भी इस बात के लिए इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए कि बॉस आपके बेटर कोऑर्डिनेशन की वजह से ही एम्प्लॉय से हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, हमें ज्यादा बिक्री हुई, इसलिए आपका लाभ में हक बनता है। तो क्या कैसे आएगी इकोनॉमिक सिक्योरिटी? इकोनॉमिक सिक्योरिटी आएगी जब लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसके बीच में? फोरमैन और कार्मिक। फोरमैन मतलब क्या होता है? सुपरवाइजर, और कार्मिक मतलब एम्प्लॉइज जो कि काम करते हैं। ये कैसे काम करता है इसको मैंने एक अन्य जो अदर फ्लो चार्ट है उसके द्वारा एक्सप्लेन किया है। कैसे कि एक इकोनॉमिक साइकिल बन जाता है, आर्थिक चक्र बनता है। वो आर्थिक चक्र कैसे बनता है, ऐसे समझो कि देखो, जो श्रमिक है वो कार्य करेगा, एम्प्लॉय वर्क करेगा, जो वर्क करेगा तो उससे क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन होगा। जब प्रोडक्शन होगा तो उसकी क्या होगी? सेलिंग होगी, बिक्री होगी। बिक्री होगा तो उससे क्या होगा? लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट का क्या होगा? बंटवारा होगा। और जब जितना ज्यादा प्रॉफिट उतनी ज्यादा इनकम, तो ऑटोमेटिकली जो वर्कर्स होंगे वो ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। ये हमने देख लिया, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा जो एफडब्ल्यू टेलर है वो फोरमैन के बारे में बताते हैं कि फोरमैन कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सुपरवाइजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, समझे जरा। इसे कहा जाता है कि ये मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच का लिंकिंग चेन होता है। कैसे लिंकिंग चेन होता है? जैसे ये मैंने बना दिया फोरमैन। अब ये फोरमैन क्या करता है? ये मैनेजमेंट से कैसे जुड़ा होता है, मैनेजर से कैसे जुड़ा होता है? नियोजन के लिए तथ्य, आंकड़े तथा सूचनाएं एकत्रित करता है कि आप, ये बताता है मैनेजमेंट को कि आपको अगर प्लानिंग करनी है जिस तरह की आप बता रहे हैं, तो मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूं, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल के वर्कर्स के साथ जुड़ा हूं। तो
जो फोरमैन होगा वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है एंड जो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि किसी प्लानिंग के लिए जरूरी है, तो ये जो फोरमैन होता है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को ताकि वो कोई प्लानिंग बना सके। फिर जो भी प्लानिंग बनी उसको एग्जीक्यूट करवाना विद द हेल्प ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ देखेंगे ये जो कार्मिक हैं क्या करते हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, और योजनाओं को बनाता कौन है, प्रबंधन। तो योजनाओं को बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स फिगर्स चाहिए वो भी प्रोवाइड करता है फोरमैन, जो कि ग्राउंड लेवल पे जुड़ा होता है, तो हर एक इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है। और जो भी फिर बनी है स्कीम या प्रोग्राम पॉलिसी बनी है, ठीक है, प्लानिंग बनी है, उसको एग्जीक्यूट करवाता है विद द हेल्प ऑफ वर्कर्स। इसीलिए कहा जाता है कि फोरमैन इज अ लिंकिंग चेन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज। ओके, इसके अलावा जो एफडब्ल्यू टेलर ने एक और बहुत अच्छा काम किया कि हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच में। एम्प्लॉय चाहता है कि चाहे इंसान होता है, हम हो या आप हो, स्वभाव से आलसी होते हैं, हम सभी ये चाहते हैं हमको कम से कम काम करना पड़े और ज्यादा ज्यादा सैलरी मिले, है ना। इंसान का बस चले तो कहते ईश्वर तुम आके मेरा मुंह खोल देना, मुझे खाना खिला देना, और फिर मैं मुंह भी बंद नहीं करूंगा, तुम खुद ही आके बंद कर देना, है ना। इतना आलसी होता है इंसान। तो एफडब्ल्यू टेलर जानते हैं इंसान स्वभाव से आलसी है, तो जो कार्मिक होगा, जो एम्प्लॉय होगा ग्राउंड लेवल पे, क्या चाहेगा, कम से कम मेहनत, ज्यादा से ज्यादा सैलरी। और जो मैनेजमेंट है वो तो खून पीने के लिए बैठा ही है, वो चाहता है कि काम इनसे एकदम भैंस बैल की तरह लो और इनको सैलरी कम से कम दो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन, ये पॉसिबल नहीं है, कोई बीच का रास्ता होना चाहिए। क्या है बीच का रास्ता, तो उन्होंने कहा कि जो सैलरी दी जाती है, रेम्यूनरेशन दिया जाता है, इसके कई तरीके हो सकते हैं, है ना। आगे जब हेनरी फ्यूल पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि जो 3 मेथड कौन से हैं। अभी सिर्फ इतना जानिए कि एफडब्ल्यू टेलर ने क्या कहा। एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि जो ये रेम्यूनरेशन एडमिनिस्ट्रेशन है या सैलरी का एडमिनिस्ट्रेशन ये कैसे किया जाना चाहिए, उसके लिए उन्होंने कहा पीस रेट सिस्टम करिए। पीस रेट सिस्टम का मतलब है जितना पीस बनाओगे उतने पैसा मिलेगा, पर पीस के हिसाब से पैसा दिया जाए, इसी को कहा जाता है पीस रेट सिस्टम। तो अगर कोई वर्कर 5 पीस बनाता है और एक पीस का 2 रुपया है तो उसको 10 रुपए मिलेगा। अगर कोई वर्कर 4 पीस बनाता है और एक पीस का 2 रुपया है तो उसे 8 रुपया मिलेगा। कोई वर्कर 3 पीस बनाता है और एक पीस का 2 रुपया तो उसको 6 रुपए मिलेगा। तो जितनी ज्यादा पीस बनाएगा, जितनी ज्यादा यूनिट बनाएगा वर्कर, उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगा। दैट मीन्स ज्यादा सैलरी कमाने के लिए, ज्यादा इनकम कमाने के लिए वर्कर्स ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, इससे जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो हो जाएगा। ओके, ये काम कैसे करता है जरा इसको देखो। इसमें एक्सेस पे मैंने यूनिट लिखा है जिनका प्रोडक्शन हो रहा है, और वाई एक्सेस पे मैंने लिखा है सैलरी पर यूनिट। जैसे जब 1 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तो वेजेस मिल रहा है 2 रुपया, जब 2 यूनिट का हो रहा है तो 4 रुपया, जब 3 यूनिट का हो रहा है तो 6 रुपया, जब 4 यूनिट का हो रहा है तो 8 रुपया। लेकिन आपको गौर क्या करना पड़ेगा, इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाने के लिए जो वर्कर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन तो करना चाहेंगे, लेकिन अभी इन्होंने क्या कहा, आप स्टडी कर लीजिए फटीग, टाइम, कॉस्ट, एनर्जी, इस सब का पहले से एफडब्ल्यू टेलर स्टडी कर चुके हैं। तो उनको पता है कि 5 पीस बनाने के बाद तुम्हारा एनर्जी लेवल वो नहीं रह जाएगा। जैसे जब वर्कर सुबह सुबह आते हैं तो एकदम थकान नहीं होती है, तो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन जब 5वां, 6वां, 7वां, 8वां प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो दिन भर के थक चुके हैं, ऊर्जा का स्तर उतना नहीं रह जाएगा। आप भी देखते होंगे कि अगर आप थक जाते हैं तो आपके काम में वो क्वालिटी, वो गुणवत्ता नहीं रह जाती है। तो अगर आप ज्यादा इनकम के चक्कर में ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी से कंप्रोमाइज हो जाएगा, और क्वालिटी से कंप्रोमाइज हो जाएगा तो ब्रांड कंप्रोमाइज हो जाएगा। और जब आपकी ब्रांड वैल्यू गिरेगी तो जो ओवरऑल प्रॉफिट था, जो ओवरऑल जो मोटिव था ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट का, आपकी क्वालिटी डाउन होने की वजह से प्रॉफिट भी गिर जाएगा। और प्रॉफिट गिरेगा तो केवल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसमें काम करने वाले जो आपके वर्कर्स हैं उनका भी नुकसान होगा। कैसे, अभी मैंने क्या कहा था, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, उतनी ज्यादा इनकम। लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन के लालच के चक्कर में, ज्यादा इनकम के लालच के चक्कर में वर्कर्स ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, में भी कंप्रोमाइज कर दें क्वालिटी से। तो उनका नहीं, इसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे कि एक सर्टेन लिमिट तक तो जितना आप पीस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे उसका उतना पैसा मिलेगा। जैसे यहां मैंने देखा होगा एक पीस बढ़ रही है और रुपए में 2 बढ़ रहा है। दैट मीन्स एक पीस का 2 रुपया पीस रेट सिस्टम चल रहा है। तो एक पीस पे 2 रुपया, 2 पीस पे 4 रुपए, 3 पीस पे 6 रुपए और 4 पीस पे 8 रुपए। लेकिन जैसे आप 5वीं और 6वीं यूनिट प्रोड्यूस किए तो आपको उतना ही मिला।
8 रुपए ही मिला, बढ़ाया नहीं। लेकिन उस लिमिट को फिर भी आप उस लिमिट को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपने 7वां यूनिट प्रोड्यूस किया, अभी एक यूनिट पे 2 रुपया बढ़ रहा था, अब 2 रुपया नहीं बढ़ा, कितना, 8 रुपए से 9 रुपए बढ़ा। फिर जब आपने 8वीं यूनिट प्रोड्यूस की तो फिर 2 रुपया नहीं बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा और 10 रुपए बना। इसको उन्होंने कहा था डिलेड पीस रेट सिस्टम या डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं विलंबित खंड दर प्रणाली। ये क्यों? क्योंकि आप ऊर्जा का स्तर कम कर चुके हैं, तो हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि चाहे जितना प्रोडक्शन करो, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद अगर और प्रोडक्शन करोगे तो हमें कुछ ना कुछ आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन वो इंसेंटिव पहले की तरह नहीं होगा, पहले से कम होगा। छोटे लेवल के जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्यों? क्योंकि सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती है कि सैलरी से वो अपने सारे घर की जरूरतें पूरी कर सकें। तो आपने देखा होगा कि मिल फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के मुंह से आप अक्सर सुनते होंगे कि ये मैं अपने जो बीवी के लिए, बच्चों के लिए, अपने घर के लिए कुछ सामान लाया हूँ, मैंने ओवर टाइम वाले वर्कर्स, ओवर टाइम वाले पैसे से लाया हूँ, राइट। तो ये ओवर टाइम का उन्हें ऐसा मिलता है। तो पहले उन्होंने पीस रेट सिस्टम दिया, लेकिन बाद में उसकी जो कुछ पिटफॉल्स थी उसको उन्होंने स्टडी किया और कहा नहीं, ये डिलेड पीस रेट सिस्टम ज्यादा अच्छा है। तो इनके क्या फायदे नुकसान है वो भी मैंने लिख दिए हैं। तो ये जो पीस रेट सिस्टम है, इसका फायदा क्या है? जैसा मैंने कहा, जितना पीस का प्रोडक्शन करोगे उतनी इनकम होगी, उतनी वो आपके लिए अच्छा है। तो प्रॉफिट ये होगा कि श्रमिकों में अधिक आय के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या होगी, प्रतियोगिता होने लगी। दे विल compete to each other to increase their income because their income is directly proportional to the unit produced by them। जितना ज्यादा यूनिट वो प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज्यादा इनकम होगी, तो इससे वो compete करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। इसका लॉस क्या होगा? जैसा मैंने कहा, गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। To increase the volume of the production, the workers may compromise with the quality. That will hamper the overall motive of the company and as well as the motive of the workers, because here economic cycle tells us that the profit is also associated with the income of the workers. तो अगर क्वालिटी गिरेगी तो ओवरऑल प्रॉफिट गिरेगा, ओवरऑल प्रॉफिट गिरेगा तो कंपनी का भी नुकसान होगा, और जो लोग वर्कर्स काम कर रहे हैं प्रॉफिट में उनका हिस्सा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? ऑप्शन क्या है हमारे पास? विलंबित खंड दर प्रणाली। तो इस तरह हमने एफडब्ल्यू टेलर की पहले तो एक लाइन में हमने डेफिनेशन समझ ली क्या है, किसी कार्य को सर्वश्रेष्ठ, उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ विधि से करना ही क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, यही कार्य का विज्ञान है। आई होप आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर हमारा इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे सो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपको इसमें से क्या चीज बहुत अच्छी लगी, और या अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो वो भी बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।